नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुआ क्या है। सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये शासन शैली क्या है, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सुसाइडल मोड में चली गई है। सुसाइडल मोड कहते हैं जब आप अपने हाथों से अपनी जड़ें काटने लगें। और आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये क्यों हो रहा है। बीजेपी जैसी पार्टी जो 2014 के बाद से इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव रहती है कि उसका कोर वोट बैंक, वो जातियां जिनको उसने हिंदुत्व के छाते के तहत एकजुट किया, वो उससे छिटकने ना पाएं। इनफैक्ट सोशल इंजीनियरिंग इस तरह से की जाती रही है कि हर जाति को मंत्रिमंडल से लेकर के पार्टी संगठन में, निगम में, बोर्ड में, आयोग में, राज्यसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता रहे, ताकि किसी जात को शिकायत ना रहे कि हमको इग्नोर किया गया है। इनफैक्ट जो ओबीसी में जातियां हैं, उन ओबीसी जातियों में बीजेपी की चरनी गिर रही है कि निषाद हों, कश्यप हों, बिंद हों, कुशवाहा हों, मौर्य हों, शाक्य हों, सैनी हों, अलग अलग जो कैटेगराइजेशन है ओबीसी का और उसका जो सब कैटेगराइजेशन है, वहां तक बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, ताकि हम पे ये ना लगे कि हम एक किसी खास तबके को इग्नोर कर रहे हैं। और उस बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्रयोगस्थली उत्तर प्रदेश, वहां पर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल ने सब छिन्न भिन्न कर दिया है। आज आलम यह है कि जाट, गुर्जर और ब्राह्मण, ये तीन वोट बैंक जो बीजेपी के साथ में कोर से जुड़े हुए हैं। कोर का मतलब ये होता है कि वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, फिर वो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वो आंख मूंद करके बीजेपी का साथ देता आया है। और इतने बेशकीमती वोट बैंक को योगी आदित्यनाथ की सरकार एक के बाद एक ऐसे एक्शन यहां होते जा रहे हैं कि उसका मोह भंग होता जा रहा है, वो उचटता जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा आत्मघाती काम और कौन करेगा, कौन पार्टी ऐसा करेगी, कौन सरकार ऐसा करेगी, ये क्यों हो रहा है। एक तो बड़ी असाधारण सी बात है योगी आदित्यनाथ के बारे में कि पॉलिटिकली इमेच्योर कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को। इमेच्योर का मतलब उनको नहीं समझ है इस बात की कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में कैसे हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, कैसे हम अपना वोट बैंक का विस्तार करते हैं। वो चूंकि थाली में सत्ता मिल गई और पीछे मठ की गद्दी भी रही और एक जात विशेष की राजनीति करने का एजेंडा रहा, तो इसलिए कभी योगी आदित्यनाथ के फ्रेम ऑफ माइंड में ये बात रही ही नहीं कि हम जातियों को जोड़ें, सोशल इंजीनियरिंग करें। कभी ये ओनस नहीं लिया। जो भी चुनाव आते गए वो दिल्ली लग करके और पूरा सोशल इंजीनियरिंग करके वो थाली में जीत परोसती गई। तो कभी खुद पर आया ही नहीं, ये तनाव ही नहीं आया कि आने वाले वक्त के चुनाव में हमारा हो गया क्या। इसीलिए योगी आदित्यनाथ एक ही जात के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मामला विस्फोटक हो चला है। अभी देखिए, यहां पर शुरुआत करते हैं, ये ताजी खबर है मेरठ से। मेरठ में क्या हुआ है, महाराजा सूरजमल की मूर्ति से जाट शब्द हटाने पर हंगामा, धरने पर बैठा जाट समाज, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। आप ये कल्पना कर सकते हैं 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और 2026 में महाराजा सूरजमल की मूर्ति से जाट शब्द हटा दिया जाए, ये कल्पना आप कोई कर सकते हैं। यूपी में जात सूचक रैलियों पर रोक है, यूपी में जो जात संबंधी सम्मेलनों पर रोक है, ये एक इशू है। मगर यहां भी सवाल उठता है कि रोक का पालन कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है, ये किसको नहीं पता है। और दूसरी बात यह है कि महाराजा सूरजमल, जाट शब्द क्या है। जाट शब्द महाराजा सूरजमल के साथ जुड़ने का मतलब है कि उस शौर्य की निशानी है जिस शौर्य से उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे कर दिए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली तक पर कब्जा हो गया था, दिल्ली को घेर लिया गया था और वो इतिहास एक नया रचा गया था। जाटों का प्लेटो कहते हैं महाराजा सूरजमल को। साहित्य, संगीत, कला, सैन्य, शास्त्र परंपरा सब में निष्णात महाराजा सूरजमल। तो अगर उस जाट ओरिजिन से वो आते हैं तो यहां पर पॉलिटिक्स कहां आती है, यहां जाति पहचान कहां से आती है। यहां तो एक स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान में क्या है, उस स्वाभिमान में जाट समाज की वो शक्ति है जिस शक्ति ने इस देश को उसका गौरव दिलाया। आप कैसे उसको उस खांचे में रख सकते हैं जिस खांचे में आप जातियों और जाति सम्मेलनों को आंकते हैं। कौन ऐसा एक्सप्लेनेशन कौन करेगा।
क्यों करेगा, सवाल ये उठ रहा है। यहाँ विरोध हो गया, बहुत सारे इल्जाम लगे प्रशासन पर। अब इसके बाद मैं हेडलाइन दिखाता जा रहा हूं कि आप देखते जाइए कि हुआ क्या। ये देखिए, ये अगली खबर, सूरजमल प्रतिमा के शिलालेख से जाट शब्द हटाने पर बवाल, सांसद हनुमान बेनीवाल बोले सीएम योगी को भी हटा देंगे। ये आक्रोश की आग है, आक्रोश की आग यहां तक पहुंच गई कि ये जो लाइन है सीएम योगी को भी हटा देंगे, ये एक मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज है। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, सबको ये इसका एहसास हो रहा है कि इसकी जड़ में क्या है, इस कार्यक्रम के साथ कौन जुड़ा हुआ था, ये भी सवाल उठा। किससे योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती, ये भी सवाल उठा। संजू बालियान से क्या समस्या है, यह भी सवाल उठा। संजू बालियान 2024 का चुनाव हारे या हराया गया, उनको कहां से वोट नहीं मिले, किस पॉकेट्स में उनको हार का सामना करना पड़ा, कहां पुलिस और प्रशासन ने, आरोप लगा पुलिस और प्रशासन ने कहां प्रोएक्टिव होकर के उनके रास्ते में अवरोध खड़े किए, ऐसा भी आरोप लगा। छत्री महापंचायतें वहां पर कैसे हुई, किसने इजाजत दी, ये सब आरोप लगे। और संजू बालियान तब से लेके अब तक इस दर्द को लगातार बयां करते आ रहे हैं। इस मौके पर भी उन्होंने अपना जो भाषण दिया इस जाट संसद में, वहां उन्होंने खुल करके बोला कि मेरा अपमान किया गया है। ये मेरा अपमान 2024 में भी किया गया था, चुनाव में किया गया था, यहां भी किया गया। रात भर अपमान सहा है, बदतमीजियां झेली हैं प्रशासन की, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने, क्योंकि वो भी विरोध कर रहे थे कि आप जाट शब्द कैसे हटा सकते हैं। ये कोई राजनीति का मामला है, इस देश की अस्मिता का सवाल है, इस देश के ऐतिहासिक गौरव का सवाल है, महाराजा सूरजमल का सवाल है, जिनके ऊपर इस देश का बच्चा बच्चा नाच करता है। वहां आपको एक जाति पहचान दिख रही है वहां जाट शब्द लिखने पर, और जो प्रदेश भर में जो योगी आदित्यनाथ के स्वजाति के जो तमाम सारे प्रतीक चिन्ह बिखरे हुए हैं, वहां जात नहीं दिख रही है। ये सारे सवाल खड़े हुए, और इसीलिए यहां हम आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद राजस्थान से बोले सीएम योगी को भी हटा देंगे, क्योंकि मैसेज क्लियर था कि ये कहां से हो रहा है। इशारा बहुत साफ था, पॉलिटिक्स इशारे पर चलती है, इशारों में बता दिया जाता है कि पीछे कौन है, कहानी क्या है। ये देखिए अब इसके बाद अगला, ये एक और हेडलाइन, मेरठ में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा अनावरण के दौरान जाट शब्द की पट्टिका हटाने पर बवाल, एसडीएम और पूर्व मंत्री में नोकझोंक भी हुई है संजू बालियान और एसडीएम के बीच में। ये सब हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, ये छप रहा है। और इस सब के बीच में ये भी जानना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कहाँ चल रहा है। महाराजा सूरजमल, इनके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। 1707 से 1763 भरतपुर राजस्थान के एक महान जाट शासक, कुशल राजनीतिज्ञ और अजेय योद्धा थे। अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और किसी में भी नहीं हारे। उन्हें जाटों का प्लेटो कहते हैं। प्लेटो दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, किसको नहीं पता होगा, किसको नहीं याद होगा। तो सिर्फ शास्त्र विद्या नहीं थी, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, सब में निष्णात थे। उनके दरबार में, जैसे कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में विद्वान, एक से बढ़कर एक विद्वान, शास्त्र के जानकार, वो आश्चर्य पाते थे। वैसे ही महाराजा सूरजमल के दरबार में पाते थे। देखिए 1755 से 1763 तक उन्होंने शासन किया। विस्तार कहाँ तक हुआ, 7 फुट 2 इंच ऊंचे और 150 किलो वजनी महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। 1761 में मुगल सेना को हराकर आगरा का किला जीता। प्रशासन और व्यक्तित्व, वीर गति प्राप्त हुए किस तरह से, क्या उपाधि, ये सब लिखा हुआ है। ये वो विरासत है, इस विरासत का भी आप सम्मान नहीं कर सकते, ये सवाल खड़ा हुआ। और ये सिर्फ जाट की बात नहीं है, मैं आगे और दिखा रहा हूं आपको कि कंटिन्यूएशन में कैसे चल रहा है। ये खबर देखिए, ये खबर क्या है कि अखिलेश यादव ने अभी रैली की है दादरी में। वहां पर हुआ क्या है, रैली में मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर समाज को साधा। अब सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, इनके भी दिग्विजय की चर्चा इतिहास के किताबों में दर्ज है। ऐसा यशस्वी सम्राट, ऐसा वीर सम्राट, आदि वराह की उपाधि से अलंकृत सम्राट, जिसके सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित होता था, उन सम्राट मिहिर भोज की भी शिनाख्त पूछी जाने लगी। यहां पर वो गुर्जर हैं या राजपूत हैं, ये होने लगा। और मैं आपको वो कहानी दिखा देता हूं, हुआ क्या था। ये कहानी है सम्राट मिहिर भोज की। देखिए 2021 में ये नहीं आया था, ये जो अभी लागू कर दिया गया है। क्यों लागू कर दिया गया है इस मौके पर, हाईकोर्ट के आदेश पर।
कि जाति सूचक चीजें नहीं होंगी जब पूरा प्रदेश देश में जाति एक सच्चाई है। यूपी सरकार तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये जो विधानसभा और विधान परिषद है उसमें अधिकारियों के, नेताओं के, मैक्सिमम अधिकारी, योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों के लड़के बच्चों को नौकरी मिली है। आम जो प्रतिभाशाली मेरिटोरियस छात्र हैं उनकी प्रतिभा की कीमत पर नौकरशाहों के, अधिकारियों के लड़के बच्चे, नेताओं के वहां नौकरी पा गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सब भाग करके पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि नहीं ये तो बहुत, आप सोचिए दिल्ली में सरकार अपनी, वहां भी बीजेपी की सरकार, यहां भी बीजेपी की सरकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़ी असहज हो गई कि अरे हाईकोर्ट सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी। आपको दिल्ली में, केंद्र में अपनी सरकार के अंडर में सीबीआई और आपको उसका भी डर सता रहा है, वहां आप पहुंच गए, लेकिन यहां तुरंत लागू कर दिया। क्यों लागू कर दिया? क्योंकि लगातार 2017 से अब तक ये सरकार एक जात विशेष की सरकार होने के आरोपों से घिरी हुई है। और जब इलेक्शन में लगा कि अब नुकसान होने जा रहा है तो आपने कहा अब जात की बात ही नहीं होगी। यानी कि 7-8 साल जम करके जाति के एक बड़े से भगोने में आपने जाति का सिरका तैयार किया, उस सिरके में अचार डाला और अचानक से आपने कहा कि अब इस सारे अचार को हटाओ, इसको मेनू से ही हटा दो, इस पर अब कोई बात नहीं होगी। ये क्या समझ में नहीं आता लोगों को, आप क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ये 2021 की कहानी है। सीएम योगी ने क्या सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, गुर्जर शब्द हटने पर विवाद, योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया, यहां पर गुर्जर शब्द हटा दिया गया, कालिक पोती गई, बड़ा हंगामा हुआ। क्यों ये हुआ? ये योगी आदित्यनाथ के होते हुए कैसे हो गया? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं समझाया? सवाल यह भी आया कि योगी आदित्यनाथ क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जात विशेष के मुख्यमंत्री? ये शुरू हो गया था, शुरू तो 17 से हो गया था, लेकिन 21 तक आते आते ये परवान चढ़ने लगा था। तो एक के बाद दूसरे घटनाक्रमों का आशय ये है कि इसका असर क्या पड़ रहा है। अभी देखिए समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट, अखिलेश यादव ने जब अभी दादरी में 29 मार्च को रैली की तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी जब दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। क्या मतलब है? सम्राट मिहिर भोज को छीनने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि गुर्जर नहीं है। अखिलेश यादव सीधा इशारा कर रहे हैं 2027 में सरकार बनाइए, लखनऊ में तमाम पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद करने के लिए रिवर फ्रंट पे प्रतिमा लगाएंगे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। तो ये तो आप अखिलेश यादव को गिफ्ट कर रहे हैं, उनको गुर्जर गिफ्ट कर रहे हैं, उनको जाट गिफ्ट कर रहे हैं, उनको ब्राह्मण गिफ्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की शासन शैली से ये सारा कोर वोट बैंक अखिलेश यादव की ओर जा रहा है। या यूं कह लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की शासन शैली थाली में रख करके, सजा करके अखिलेश यादव को भेंट कर रही है। ये सरकार वैसे भी आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद के आरोपों से घिरी सरकार है। खुद योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रालय, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, खनन हो, सूचना हो, जीएसटी हो, भ्रष्टाचार इस कदर खबरें आ रही हैं, इस कदर सीएजी की रिपोर्ट तक में जिक्र हो रहा है अनियमितता का, भ्रष्टाचार का, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार का बांध टूट गया और पानी चारों ओर बह रहा हो। और उसके बाद आप कोर वोट बैंक पर भी चोट कर रहे हैं। बचेगा क्या बीजेपी के पास? ये सवाल बीजेपी के अंदर अंदर मथ रहा है बीजेपी के लोगों को। सम्राट मिहिर भोज के बारे में भी जान लीजिए। महान यशस्वी सम्राट, शासनकाल 836 से 885 ईस्वी, नवीं सदी के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार राजा, कन्नौज को केंद्र बनाया। कन्नौज, अखिलेश यादव सांसद वहीं से हैं। ये भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अखिलेश यादव को गिफ्ट कर रहे हैं। आपको तो बचाना चाहिए था इन सारे वोट बैंक को, लेकिन आप थाली में रख करके दे रहे हैं। उन्हें भगवान विष्णु का भक्त माना जाता है, जिन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की। महान योद्धा, कुशल प्रशासक, शासन कहां से कहां तक था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। पश्चिम में सिंधु नदी से, पूरब में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में गोदावरी तक। सोचिए कहां सिंधु नदी है और कहां बंगाल है। पश्चिम से पूरब, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में गोदावरी, भारत को ही समेट लिया था। इतने प्रतापी राजा थे। सैन्य उपलब्धियां, अरबों को भी रोका, राज्यों को जीता, कन्नौज पर अधिकार किया, विष्णु भक्त थे। ये लीगेसी है, ये विरासत है। इस विरासत को भी आपने इस खांचे में लाके खड़ा कर दिया जहां पर लड़ाई शुरू हो जाए कि गुर्जर या राजपूत। ये कैसे होने दिया आपने? कितना बड़ा नुकसान बीजेपी का हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की शासन काल का एक और चेहरा। अब देखिए इसके बाद ब्राह्मण, तीसरा मैंने कहा ना, गुर्जर, जाट, ब्राह्मण। ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बैंक।
1989 में नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो वो आखिरी ब्राह्मण सीएम थे। उसके बाद से कोई ब्राह्मण सीएम हुआ नहीं, लेकिन ब्राह्मण कांग्रेस से छटका और बीजेपी के पास आ गया। मंदिर आंदोलन में, कमंडल आंदोलन में, मंडल बनाम कमंडल जो चला वो बीजेपी के साथ चिपका रहा और उसको बीजेपी ने कैरी किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ब्राह्मण भी हाशिए पर चला गया। आरोप लगा कि टारगेट और ब्राह्मणों को लगातार टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ऑलरेडी आरोप यह था कि गोरखपुर के जमाने से ही वो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति के चक्रव्यूह में है, जिसमें खुद वो एक पार्टी बन चुके हैं और सीएम बनने के बाद तो उनको इससे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो उसी घेरे में कैद रहे। ये उन पर आरोप लगा। आप देखिए, यहाँ चोटी खींची गई पहले ब्राह्मणों की, इसी हाल की बात है। फिर घूसखोर पंडित पे फिल्म आई और अब अवसरवादी, ब्राह्मणों को अवसरवादी, बार बार विवाद हो रहा है और इस पर एक्शन क्या हो रहा है? चोटी खींची गई। आज तक योगी आदित्यनाथ ने एक भी पुलिस वाले पर एक्शन नहीं लिया। कैमरे पर ब्राह्मण बटकों की चोटी खींची गई, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये किसको समझ नहीं आ रहा है? क्या ब्राह्मण जो वोट है बीजेपी का, क्या उसको मैसेज नहीं मिल रहा है? घूसखोर पंडित, जब इस फिल्म की घोषणा हुई तो बड़ी शान और शौकत से यूपी में कहा गया कि एफआईआर दर्ज की जा रही है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। हजरतगंज थाने से एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी आ गई। मगर इसमें क्या हुआ? कोई पूछे? आज तक किसी से पूछताछ हुई? कोई नोटिस भी जारी हुई? किसी ने एक कदम इन्वेस्टिगेशन का आई लिखा? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दिखाने के लिए फाइल दाखिल दफ्तर हो गई, क्योंकि 9 साल पूरे ये आरोप लगे कि आप ब्राह्मणों को टारगेट पर लेते रहे। अब ये आरोप अपने शिखर पे पहुंच गए हैं। परशुराम की जयंती पर छुट्टी खत्म की गई, भगवान परशुराम की शोभा यात्रा रोकी गई। मतलब हर लेवल पर यह हुआ कि टारगेट किया जा रहा है। एनकाउंटर में भी आरोप लगे, कहां एनकाउंटर किया और कहां पर इनकाउंटर की जगह अभयदान दे दिया, ये सारे आरोप लगे। अब ऐसे में इलेक्शन के टाइम पे आपको लगा कि घूसखोर पंडित पर एक एफआईआर कर देंगे तो उससे मामला काउंटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहां होता है? उसके आगे आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अवसरवादी, दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित को अवसरवाद से जोड़ दिया गया। कैसे हो गया ये? कौन सा माइंडसेट है? ये किसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एक और वोट बैंक जो है वो डूबने के कगार पे है। अभी देखिए, ये बाकायदा ये सब छप रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, लेकिन ये सब चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो विस्फोटक हो जाती हैं। पुलिस भर्ती का पंडित विवाद, यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी का विजय रथ रोक देगी क्या? ये सबको समझ में आ रहा है कि इस तरह से आप बार बार टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो रिएक्ट होकर के आएगा ही सामने, वो भी सामने है। अब यही डिप्टी सीएम ने उन बटकों का तिलक किया प्रतीकात्मक तौर पर, उन बटकों का नहीं, मतलब बटुक समाज का तिलक किया। चोटी खींच के मारा गया था उन बटकों को, डिप्टी सीएम ने उनका सम्मान किया। अब देखिए, सवाल ये दूसरी ओर क्या हो रहा है? सवाल इसीलिए उठता है योगी आदित्यनाथ पर कि स्वजाति के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को पता नहीं चलता है, या पता चलने के बावजूद पता नहीं चलता है। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, उनको नोटिस दे दी गई। उसके पहले क्षत्रिय विधायकों की कुटुंब बैठक हुई, कोई कॉग्निजेंस नहीं, कुछ नहीं। करणी सेना का इतना उत्पात हुआ और तस्वीरें ऐसी आई कि पुलिस वाले को पीट रहे हैं करणी सेना वाले। लेकिन योगी आदित्यनाथ, ऐसा लगा कि खबर या तो उन तक पहुंची नहीं, या फिर पहुंचने के बाद भी वो भी अभयदान की डस्टबिन में जा कर के खो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। अभी देखिए, ये हाल की कथा है। धनंजय सिंह विभूषण शरण सिंह, और ये कार्यक्रम का नाम क्या था? जौनपुर में बैस क्षत्रिय होली मिलन समारोह। ये हाल में हुआ है। कैसे हुआ ये? अगर ये रोक लग गई है, किसी भी जात सोचे शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि महाराजा सूरजमल के मामले में कहा गया है कि जाट शब्द हटा देंगे, चूंकि नियम है। यहाँ नियम कहाँ चला गया? ये कैसे हो गया कि ये बैस क्षत्रिय होली मिलन समारोह कैसे हो गया? किसने इजाजत दी? क्यों नहीं रोका? ये सारे सवाल हैं जो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की ओर हैं। एक और देख लीजिए, एक और खबर क्या लिख रहा है, ये भी क्या लिख रहे हैं? क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच, बैस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच। एमएलसी ब्रजेश सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ये लिख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ लिख रहा है। मेरे ख्याल से ब्रजेश सिंह वहाँ नहीं पहुँचे थे, विभूषण शरण सिंह थे, धनंजय सिंह थे। लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है कि बैस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच, किसने इजाज़त दे दी इसकी? सवाल यही पर आ रहा है कि सरकार क्या इस तरह की हरकतों से ये पूरा का पूरा सब वोट बैंक जो है अखिलेश यादव को
थाली में सजा करके गिफ्ट कर रही है? वही सवाल जो पहले मैंने पूछा था। और अगर ये कर रही है तो क्या ये अनुभवहीनता है, इमेच्योरिटी है, पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, या फिर ये डर है कि आज नहीं तो कल चुनाव से पहले ही गद्दी खिसकनी है तो जड़ें इतनी कमज़ोर कर दी जाएं कि अगली बार सरकार रिपीट ना होने पाए, और उसका रीज़न ये दिया जाए कि आपने मुझे हटाया तो सरकार बीजेपी की नहीं आई। ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में इस तरह की साजिशों की, कॉन्स्पिरेसी की चर्चा भी खूब चलती है। तो इसीलिए जो हो रहा है वो बेहद ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, और बीजेपी के उत्तर प्रदेश में वजूद पर ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।